लो जी, सभी को सत श्री अकाल। आज मैं हिंदी में बोलूँगा, वैसे चलो थोड़ा सा पंजाबी मिक्स हो जाए तो क्षमा करना। आज मैं आपको ऐसे डाकुओं के बारे में बता रहा हूँ जो आपके शहर में भी हैं। सारे हिंदुस्तान के हर शहर में, हर कस्बे में, हर शायद गांव में भी हो। और ये डाकू, ये जो मेरी आज की टेप है ना, ये कृपया यदि आपको समझ आ जाए तो यदि कुछ पूछना भी हो तो 98 140 98 140 55 065 मेरा नंबर है। यदि ये समझ आ जाए तो कृपया यदि आप इसको भेजोगे ना किसी को, यदि आपको समझ आ गई तो इसमें उन लोगों का भला होगा जो खुदकुशी कर चुके हैं, और कई लोग ऐसे जो खुदकुशी करने के लिए तैयार बैठे हैं, शायद उनका भला हो जाए। आज मैं ऐसे डाकुओं के बारे में बता रहा हूं जो इनको मजबूर कर रहे हैं खुदकुशी। इनके कारण कई कर चुके हैं खुदकुशी और कई शायद बच जाएं यदि ये आप मेरी टेप सुन के तो आप उस तक पहुंचा दोगे जिसे आप जानते हो कि वे वाकई बहुत दुखी इंसान आज की डेट में है। मैं आपको आज की डेट में ये जो डाकू है ना, ये उनसे भी खतरनाक है जो किसी की चैनी या किसी को पिस्तौल दिखा के पैसा छीन लेते हैं, या किसी के घर में आके चोरी कर लेते हैं, या उनको उनकी कार या स्कूटर या साइकिल चोरी करके ले जाते हैं, या बैंक में जो डाका डालते हैं। ये उनसे भी ज़्यादा खतरनाक डाकू हैं। मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। यहाँ के डाकुओं को तो मैं जानता हूँ। मुझे नाम मैं आपको नहीं बता सकता। कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर उनको भी ओपन कर दूंगा। और आप जब ये पूरी टेप सुन लोगे ना तो आपको भी अपने शहर के डाकू नज़र आ जाएंगे, और ये कितने खतरनाक डाकू हैं। और आज की डेट में ये जो डाकू है ना, ये इन शय किसकी है? इसकी हो सकता है कि जिसको आपने वोट डाला हो, आपको सभी नज़र, जब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा तो नज़र आ जाएगा कि वाकई मैं सही बोल रहा हूँ। इनके जो जिनको शायद इनके भाईवाल और इन डाकुओं के शायद कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनसे आप इंसाफ लेने जाते हो। कुछ ऐसे भी हैं जिनके सहारे आप इंसाफ लेते हो। कुछ ऐसे भी हैं। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आजकल, और ये डाकू, पहले डाकू घोड़ों पे आते थे। पुराना हमने फिर पिक्चरें देखी भी घोड़ों में डाकू आ रहे हैं। फिर वो घोड़ों की जगह कारों पे आ गए, भी कारों से डाके डालने लग पड़े, या कैसे भी हो गया। अब ये डाकू डाका डालते हैं ऑक्शन, ई ऑक्शन के जरिए, और हर जगह ये चल रहा है। और सारा देश के लोग हमारे, जिनको हमने चुन के राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, शायद हमारे प्रधानमंत्री जी भी, उनको पता नहीं है मालूम है कि नहीं है मालूम है। यदि आपको समझ आए तो आप जिसको आपने वोट दिया उन तक ये जरूर मेरी बात पहुंचा दीजिएगा कि लोग काफ़ी खुदकुशी कर चुके हैं और कई करने को तैयार बैठे हैं। शायद कोई एक ही बंदा बच जाए यदि आप भेजोगे तो। ये आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये कैसे डाके पड़ रहे हैं और कैसे ये गोरख धंधा चल रहा है। देखिए, जिंदगी में कभी ना कभी बंदे इंसान को जरूरत पड़ जाती है कर्जा लेने की। आपने फिल्मों में देखा होगा कि पहले साहूकार कर्जा देते थे, और जिसको कर्जा देते थे साहूकार उस वक्त भी ताकतवर होते थे, गुंडे भी उनके पाल रखे होते थे कर्जा वापस लेने के लिए। और वो कर्जे जो लेता था उसको वो डुबो देते थे, और कैसा उसके साथ नाजायज होता था। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, शायद हकीकत में भी देखा हो। आज सेम हकीकत जो अभी जैसे भारत आज़ाद हुआ, हम तरक्की कर गए, और उसमें हमने कई प्राइवेट बैंक, कई फाइनेंस कंपनी आ गई भाई, चलो तरक्की में उन्होंने साथ दिया भाई, आप यदि आपको ज़रूरत है तो हमसे आप कर्जा ले लो। कुछ साल पहले से ये एक गोरख धंधा चल पड़ा कि भाई जिसको कर्जा देना है उसको डुबोना ही है, और उसके पीछे इतने गैंग शामिल हो गए सारे हिंदुस्तान के अंदर।
अब देखिए कोई बंदा कर्जा लेता है, चाहे उसकी कोठी जो रहायश है, मैं उसकी बात ही नहीं करता जो कमर्शियल जगह, मैं रहायश की एक बात करता हूँ कि ये डाकू को इतना तरस भी नहीं है कि यार ये बंदा कैसे घर से बाहर इसको हम निकालने लगे हैं, इनको कोई दया ही भी नहीं है, दया नहीं आती है। और ये रात दिन कहते दिन दुगनी रात चौगनी, इतनी तरक्की कर गए हैं कुछ ही दिनों में। इसकी मिसाल आज से 4-5 दिन पहले एक पकौड़े वाला था, कोई उसको पकौड़े वाला बोलते, टीवी में भी और सोशल मीडिया में भी उसकी न्यूज़ आई कि उसके पास 2000 करोड़ कैश निकला, जायदादों को पता ही नहीं था, वो एक फाइनेंस कंपनी चलाता था। इस तरह के हिंदुस्तान में पता नहीं कितने लोग हैं। आज देखिए बैंक जो लोन देता है उसकी कोई देखे कोई मजबूर भी हो जाता है, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो कर्जा लेते हैं और विदेश चले जाते हैं, भाग छोड़ के देश को चले जाते हैं। और कई कर्जेदार ऐसे भी हैं जो हजारों करोड़ लेते हैं तो उनको माफ़ कर दिया जाता है, तो वो शान से जीते हैं। तो कई कर्जदार ऐसे हैं जो कर्जा लेते हैं, बेचारे अपना घर गिरवी रख देते हैं, तो वो उनके घर भी छीन लिया जाता है, उनको कोई माफ़ी नहीं है। पीछे हमारा जो नोटबंदी हुई, ज़्यादा तौर में आज हिंदुस्तान में जो आज की डेट में मैं समझता हूँ कम से कम 75% जनता कर्ज के नीचे आ गई है। और उसमें 75 में 50% जनता ऐसी है जो शायद काफ़ी खुदकुशियाँ कर चुके और कुछ करने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब कोविड आया और नोटबंदी हुई, जीएसटी में कई ऐसे प्रॉब्लम में आई, उससे पहले जिन लोगों ने लोन ले रखा था ना, वो आज की डेट में 4 साल 4.5 साल 5 साल बाद वो सभी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। कुछ हो सकता है कोई 5-10% सर्वाइव भी कर गए हों, पर वो सर्वाइव इस तरह कर गए कि उनका लोन ही माफ़ कर दिया गया, तो कुछ देश छोड़ के भाग गए। अब जो कर्जा ले रखा जिन्होंने, आज की डेट में यदि वो प्रॉब्लम में आ चुके हैं तो उनकी यदि 3 किस्तें नहीं जाती, वो नहीं दे सकते हैं उनका। जब उन्होंने ये कोठी अपनी गिरवी डाली थी तो उस वक्त तो बैंक ने यदि उसकी देखी भी कोठी आज 1 करोड़ की है तो उसको 80 लाख लोन दे दिया। तो आज की डेट में यदि उनकी 3 किस्तें नहीं गई तो चौथी किस्त पे 1 महीना छोड़ के या 40 दिन या 50 दिन छोड़ के कई तो नकली एफिडेविट ही बन जाते हैं कि भाई एफिडेविट आपका बन गया है, अब आपको हम पुलिस कब्जा करेगी या तहसीलदार कब्जा ऑर्डर हो जाएंगे, एडीसी साहब ऑर्डर कर देंगे या हो सकता है कोई डीसी साहब ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर ले लिए जाते हैं नकली एफिडेविटों पे, जो पता ही नहीं होता। ऑफिसर जो बड़े बैंक के ऑफिसर है ना, उनको पता ही नहीं होता। और नीचे वाले लोग जिन्होंने, मैं समझता हूँ, डाकू पाल रखे हैं। और मैं आज एक जगह पे गया और आप अभी ई ऑक्शन निकाल के देखिएगा, ई ऑक्शन फॉर इन यूर सिटी बैंक कोई भी डाल लीजिएगा, चाहे ऑल बैंक डाल लीजिएगा, उसमें आप देखोगे सिंबॉलिक पोजीशन किसी पे वो लिखा होता है भाई कंस्ट्रक्शन पोजीशन, और किसी पे लिखा होगा फिजिकल पोजीशन यानी कि, और आप उसमें देखेंगे तो 90% आपको सिंबॉलिक पोजीशन ही नजर आएंगे कि जो भी बंदा घर में रह रहा है उसकी 3 किस्तें चली गई, चौथी किस्त पे उसको पता ही नहीं होता कि उसकी एक ई ऑक्शन निकाल दी जाती है। और एडीसी जो होते हैं या कोई तहसीलदार हो गए, उनको भी कई ऐसी जगह पे होंगे जिनको साइन हो जाते हैं उनके घर खाली कराने के, पर एक ऑर्डर पास हो रखे हैं कि जिसके घर खाली करवाना है उसको बुला के पूछा जाए भी क्या मजबूरी है, तो क्यों नहीं पैसे दे रहा। पर इसका कई जगह पे इसका ये हो ही नहीं रहा इस तरह का, जबकि ये कानून बन चुका है कि हर किसी बंदे को यदि किसी ने ऐसा करना है तो ऑफिसर को उसको जरूर बुलाना, उसके पास लेना आना ही पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा भी, तभी ये। अच्छा, अब सिंबॉलिक पोजीशन में क्या हो रहा है? सिंबॉलिक पोजीशन ने हर ज़्यादा तौर पे प्राइवेट बैंक वालों ने,
या फाइनेंस कंपनियों ने अपने पास एक वो बोलते हैं जी ये हमारे फाइनेंसर है, फाइनेंसर, और डाकुओं को फाइनेंसर बोला जा रहा है। और वो फाइनेंसर को बता दिया जाता है कि भाई ये कोठी की, ये घर की हम इसकी ऑक्शन करा रहे हैं, तो आप तैयार हो जाओ। यदि बैंक वालों ने आज से 10 साल पहले 1 करोड़ की कोठी पे लोन दिया 80 लाख का, उस वक्त भी जो सरकारी रेट था, जो भी सरकारी रेट था, 2 नंबर का पैसा सारा प्रॉपर्टी में क्यों जा रहा है ये पता नहीं मुझे, शायद सरकारों को पता ही नहीं चला, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हो, हर वो बंदा शामिल है जो किसी भी घर में रहता है। ये एक बंद होना चाहिए। अब यदि वो सिंबॉलिक पोजीशन पे ई ऑक्शन पे लगा देते हैं तो 10 साल बाद भी उसके घर की कीमत जो अभी जो सरकारी रेट है वो इतने बढ़े ही नहीं। तो बैंक वाले क्या करते हैं, अभी 1 करोड़ की तो आज से 10 साल पहले दी, 10 साल पहले लोन दे दिया, और आज शायद वो 1 करोड़ की जगह 80 लाख की उसकी ई ऑक्शन करवा दी जाती है, सिंबॉलिक ई ऑक्शन। फिर वो उस आदमी को इतना तंग किया जाता है कि उसको घर से निकालना है, वो फिर बेचारा या तो खुदकुशी कर लेता है या कोई हार्ट अटैक से मर जाता है, या कि फिर कोई तैयार बैठा है भाई मैं अब तो खुदकुशी कर लूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। और इसमें इतने वो पुलिस ऑफिसर या वो पुलिस भी इसका साथ, क्योंकि पुलिस वालों को भी एक नंबर में भी चेक जाते हैं बैंक वालों की तरफ से। कमीशनें इतनी कमीशनें दी जाती हैं रिकवरी एजेंटों को। उन्होंने इसी कमीशनों से कई बाउंसर पाल रखे हैं। लोग चीखो पुकार कर रहे हैं सारे हिंदुस्तान में, पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। यदि किसी पे प्रॉब्लम आ भी जाए तो इंसाफ कहाँ पे लेगा, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट में जाके यदि उसने इंसाफ लेना है तो इतना महंगा है कि उसका वैसे ही दम निकल जाता है। आगे तो एक तो वो आगे कर्जे में डूबा हुआ है, उसके पास पैसा नहीं किस्त देने के लिए, तो वो कैसे इंसाफ लेगा, इतना महंगा कैसे इंसाफ लेगा। और कुछ ही सालों में जिन्होंने इंसाफ देना है, ये जो डाकू है इतनी तरक्की कर गए हैं, शायद यदि मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको अपने आसपास नजर आ जाएंगे। ये डाकू जो लोगों की कोठियों पे, घरों पे कब्जे कर रहे हैं, और कब्जे किसके साथ कर रहे हैं, बैंक वालों के रिकवरी एजेंटों के साथ मिलके। बैंक वाले कुछ अधिकारी जो भी कई नए भी बैंकों में लोन पास कर रहे हैं या लोन देते हैं, वो उनका भी कभी नज़र दौड़ा के देखना, या कोई भी इन बैंकों के लोन देने में शामिल है, या बैंकों के कोई इंसान जो बैंकों ने पाल रखे, हायर कर रखे होते हैं, कई कुछ जो अपना काले कोट वाले भी तो कुछ लोग हैं। तो उसमें ऐसा है कि अब इनको कौन बचाएगा, उन लोगों को जो कर्जा ले चुके हैं। और मैं तो आपसे एक गुजारिश करूंगा, जो कर्जा लेने के लिए तैयार बैठे हैं, कृपया कोशिश करिए कि फाइनेंस कंपनी जो बड़ी आ गई हैं और जो प्राइवेट बैंक है, कृपया कोशिश करिए कि कर्जा ना ही लें तो अच्छा है, थोड़ा काम कर लें, थोड़ा खा लें। कर्जा यदि आप ले रहे हो तो वही फिल्मों वाला हाल हो रहा है कि अपना जो कमाई कर रहे हो वो आपकी ब्याज में चली जाएगी, और बाद में जिस चीज़ पे कर्जा लिया वो भी चला जाएगा। अब आपको ये सोचना पड़ेगा। फिर भी एक दो बातें आपको बताता हूँ। जब आप कर्जा लीजिए ना, तो यदि वो बरीक लफ्ज़ों में, इंग्लिश में बहुत बरीक लाइन है, आप शायद ऐनक लगा के भी नहीं पढ़ सकते हो, और MA पास भी वो इंग्लिश जान नहीं सकता। अभी इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन पे मैं आंखें बंद करके साइन कर रहा हूँ, आंखें बंद करके मैं ब्लाइंड चेकों पे साइन कर रहा हूँ, आंखें बंद करके आप एफिडेविटों पे साइन कर रहे हो। तो कृपया उसको पूरी तरह समझें,
यदि आपको नहीं समझ आती इंग्लिश तो या तो बैंक वालों को बोलें भाई इसको मेरी मातृभाषा जो पंजाबी है या हिंदी है या कहीं भी आप गुजरात में रहते हो उसमें छपवाए, नहीं तो आप खुद उसको पूरी टर्म कंडीशन की जांच करवाए, उसकी इंग्लिश की अपनी भाषा में उस किसी से करवा लें या किसी से अंग्रेजी जानने वाले को एक एक लाइन का पढ़ा के आप समझे भी हमारे साथ ये क्या होने वाला है जो आप लोन ले रहे हो। तो कृपया मैं आपसे एक बेनती करता हूँ कि कृपया इन डाकुओं से बचाने के लिए आप अपने स्थानीय जो भी जिनको आप वोट देते हो, चाहे वो नीचे काउंसलर ही कौन हो ऊपर तक, सभी को ये टेप पहुंचाए कि हर किसी को आप अपने आसपास निगाह मारिए जिन्होंने ये लोन ले रखा है या लोन लेके फंस चुके हैं। कृपया वो इस बात पे थोड़ा सा घबराए ना, आप अपनी आवाज़ अपने प्रधानमंत्री जी को बताएं, अपनी मजबूरी बताएं, बैंक को भी मजबूरी बताएं, अपने इलाके के एमएलए को मजबूरी बताएं, अपने इलाके के एमपी को मजबूरी बताएं, काउंसलर को मजबूरी बताएं, हर बड़े ऑफिसर को मजबूरी बताएं जिन्होंने आपके घर के जो कब्जा जो लेने वाले डाकू हैं उनका भी आप ओपनली नाम लीजिए कि भाई, और उनकी जांच होनी चाहिए। जो आज दिन तक पीछे जो इतनी ई ऑक्शनें हो चुकी हैं सारी वो कंप्यूटर पे मौजूद है, और कम से कम यदि 1000 ई ऑक्शन हो चुकी है ना तो उसकी 50 ई ऑक्शन की मैं चाहता हूं कि सीबीआई जांच कर ले भाई ये कौन ई ऑक्शन पे इस जगह को खरीद गया और उसने इसका क्या किया। आपको सभी मालूम हो जाएगा कि ये डाकू कौन है, आपको मालूम पड़ जाएगा। कृपया मेरी ये टेप उन लोगों तक पहुंचाइए। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितनी देर सरकार इस लोन के ऊपर कोई सख्त एक्शन ना ले कि लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है, उतनी देर तक कोई ना इंतजार करिए सरकार का कि शायद उसमें ये कोई इस तरह का सिस्टम बना दे जिससे कि एक सही तरीके का लोन लेने वाला बंदा जिसने लोन वापस देना है तो उसको राहत कोई मिले और उसकी ऐसी चीज़ बन जाए कि उसके कोई आने वाले वक्त में कोई दिक्कत ना आए। फिर मैं आपको एक बात बोलूँगा, लोन आपके लिए नहीं है, लोन उन लोगों के लिए है हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने देश छोड़ के भाग जाना है या जिन्होंने इस तरीके से लोन लेना है भाई वो लोन भी और किसी के सर डाल देना है, उन्होंने खुद नहीं देना कि इस तरह के सिस्टम बनाएंगे कि लोन वो लेंगे तो भरना दूसरे को पड़ेगा, वो कर देते हैं। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मार खा के मैं सीख रहा हूँ भाई ये क्या गोरख धंधा हो रहा है। मैंने ज़िंदगी में आज दिन तक मेरी एज 61 ईयर है, मैंने ज़िंदगी में आज दिन तक कभी लोन नहीं लिया और ना ही मुझे लोन के बारे में कोई मालूम था और मैं इससे नफ़रत करता था शुरू से ही कि भाई लोन नहीं लेना। और मेरे ऊपर किसी ने लोन लिया और मेरे ऊपर डाल दिया और सभी डाकू इकट्ठे हो गए, देखिए गैंग सारे इकट्ठे हो गए। और वो पहले तो मैं काफ़ी घबरा गया कि चलो यार क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा इनको पैसा दे दो, पर इनका लालच इतना बढ़ गया तो मैंने समझा कि नहीं। फिर जब मैंने लोगों के दुख देखे कि कैसे लोग जिन्होंने लोन ले रखे हैं, मैंने तो नहीं लोन लिया तो मेरा ये हाल कर रहे हैं, तो जिन्होंने लोन ले रखा है उनका ये लोग क्या हाल कर रहे हैं, तो मैंने इसकी कसम खाई। ये मेरे बाबा जी हैं, ये मेरे बाबा जी जिनको मैं मानता हूँ और एक मेरे माता जी को मानता हूँ, इनकी ये चिराग मैंने देखिए जलाता हूँ, सारा चिराग इनके आगे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ी सी ताकत थोड़ी सी दीजिए और वो ताकत इन्होंने मुझे बहुत दी। और मैं आज दिन तक 40 बंदे जो इन सारे गबन में शामिल हैं, 40 बंदे मैं सरकार को पकड़ा चुका हूँ और शायद उनकी कईयों की जमानतें भी नहीं हुई हैं। और 30-40 बंदे ऐसे हैं जिनकी FIR कट चुकी हैं और 10-15 बंदे ऐसे हैं
या 10-15 नहीं 50 बंदे होंगे जिनकी तैयार खड़ी हैं FIR। और समझ लीजिए उसमें कई ऐसे बैंक वाले भी हैं, इतने वो ढीठ हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। साल आप कैसे लड़ोगे, क्योंकि वो तो साल का पूरा पैसा ही एक बंदे को जो जिन्होंने उनके केस लड़ने हैं दे देते हैं। आप क्या करोगे? आपने तो किस्त भी नहीं भरी, पैसा कहाँ पे लाएंगे अपने लिए इंसाफ लेने के लिए? इससे अच्छा यही है कि आप लोन ना लीजिए। प्राइवेट बैंकों से तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ना लीजिए, फाइनेंस कंपनियों से मत लीजिए। और यदि मैं आपको इंसाफ की बात बताऊं तो कई शायद आपके जो मेन जो शहर हैं, जैसे हमारा चंडीगढ़ है, वहाँ पे कई ऐसी इंसाफ के मंदिर ऐसे भी बने हुए हैं जो खाली शायद उनकी वो सुनेंगे, या तो डाकुओं की या फिर उनकी सुनेंगे जो बैंक वाले आपको लोन दे रहे हैं। आपकी सुनाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो बैंक वाले प्राइवेट बैंक वाले में कई ऐसे भी बंदे हैं जो शायद आप बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हैं, और कई जो उनके प्राइवेट बैंकों के या फाइनेंस कंपनियों के उनके साथ पार्टनरशिप भी है शायद। और हो सकता है कि ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मालूम हो, पर ये वो उन्होंने यदि सोचा अपने करीबियों की अरबों रुपए छोड़ दिए पैसे, तो वो भी जनता थे। ये बैंक वाले बोलते हैं ये पब्लिक मनी है। क्या पब्लिक मनी है? ये तो हम वसूल करेंगे। क्या जो देश छोड़ के भाग गए या जिनको माफ कर दिया गया लोन, वो पब्लिक मनी नहीं था? वो भी पब्लिक मनी थी। आज की डेट में हो क्या रहा है, लोन देते वक्त तो करोड़ का 80 लाख दे देंगे, और लेते वक्त चाहे 10 साल बाद 2 दिन किस्तें नहीं गए, करोड़ का 75 लाख रह जाता उसका, चाहे 10 साल बाद वो कोठी 1 करोड़ की, 4 करोड़ की या 2 करोड़ की या 3 करोड़ की जायदाद हो जाए। पर नहीं, आपको वो सर्कल रेट से पैसे मिलेंगे। जब आप लोन लेते हो तो ब्लैक मनी डाल के आपको पैसे मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं ये सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो आप अपने इनकम टैक्स वाले इतने बनाए हुए हैं, इतना इनकम टैक्स का खर्चा आप देते हो, सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रियाँ जो होती हैं, जो सर्कल रेट है वो बिल्कुल वही होने चाहिए जो एक्चुअली वहाँ पे रेट होता है। जैसे कई सेक्टर ऐसे हैं, मैं आपको ना नहीं लेना चाहता हूँ, कई आपके भी शहर में कई ऐसी पौश इलाके होंगे जहाँ पे सर्कल रेट तो होगा 15,000 और 2 नंबर का पैसा मिला के बन गया होगा 85,000 रुपया रेट। अब सरकार कहती 2 नंबर का रुपया नहीं होना चाहिए। और भाई ये 2 नंबर का रुपया ही तो चल रहा है। यदि ये 2 नंबर का रुपया खत्म हो जाए, 85,000 में रजिस्ट्री शुरू होनी हो जाए सही रेटों में, तो सर रिश्वत भी बंद हो सकती है। क्योंकि रिश्वत का रुपया ही, चाहे वो कोई बड़ा डॉक्टर हो या चाहे कोई इंजीनियर हो या चाहे कोई बड़ा कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, उसके सारा पैसा 2 नंबर का जमीनों पे जा रहा है। और यदि इसकी रजिस्ट्री सही हो जाए तो हर कोई बंदा डरेगा कि मैं 2 नंबर का रुपया रखूँगा कहाँ, उसको रखने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ तो फिर विदेशों में आजकल जा ही रहा पैसा, तो वो सरकार को भी सोचना पड़ेगा भी इतनी जो रिश्वत हो गई है विदेशों में, सुबह लेते शाम को आधे 15 मिनट में 5 मिनट में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। विदेशों में भी जाके इन कई डाकुओं के वहाँ पे भी पकड़ना पड़ेगा कि देश का पैसा जो हमारा चला गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी की तो सारे वर्ल्ड के जो बंदे हैं उनके साथ मित्रता है, पर हमारे देश का पैसा बहुत चला गया है। यदि उनके देश का पैसा यहाँ कोई लेकर आए तो वो 2 मिनट में पकड़ लेते हैं, तो हमारे देश का पैसा तो 70 सालों से जा रहा है, हम एक बंदा नहीं पकड़ सके। बातें हमने बुजूर किया कि पैसा अपने देश का वापस लाएंगे, पर हमारे लोग भी चलो अनपढ़ हैं, कुछ शरीफ हैं, कुछ अपनी किस्मत पे ये हमारी किस्मत ही ऐसी थी। अब तो कुछ अपनी किस्मत को सही कर लो। अब कंप्यूटर का युग हो गया, अपने भी पैसे हम बाहर से भी वापस लाएं, और यहाँ पे भी जो पैसा है वो नहीं ले सकते वो
यदि उनको रखने की जगह ही नहीं मिलेगी 2 नंबर का रुपया, हमने नोटबंदी करके भी देख लिया, अब कहाँ से रुपया आ गया? जो एक जगह का रेट है 2 लाख 5 लाख रुपया गज और रजिस्ट्री हो रही है 40,000 रुपया गज। जाओ मैं सारे हिंदुस्तान की, यदि एक दिन में 1000 रजिस्ट्री, 10 लाख रजिस्ट्री हो रही है, 9.5 लाख रजिस्ट्री, सारे ही 10 लाख जी, 9.5 भी छोड़ो, 10 की 10 लाख ही। जाओ मैं 20% ज़्यादा उसमें नफ़ा दे दूंगा, करी जाओ, मैं बताऊंगा किसके नाम करनी। इतना गदर मचा हुआ है प्रधानमंत्री जी। ये टेप यदि कोई बेच सकता तो मैं कहता हूँ उन बंदों तक पहुँचाएं जो वाकई देश के बारे में, आने वाली नस्ल के बारे में सोचते हैं। कृपया करके सबसे पहले सरकार से गुजारिश है, यदि देश के अंदर रिश्वतखोरी, लोगों को सही इंसाफ मिले तो सबसे पहले ज़मीन की इंक्वायरियाँ करिए, घरों की उन जगह की इंक्वायरियाँ करिए भी वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, और उसी हिसाब से रजिस्ट्री होनी चाहिए। हो जाएगी तो सारे गलत धंधे बंद हो सकते हैं। कभी फॉरेन में जाके देखिए, कोई उसमें 2 नंबर के रुपया ज़मीनों में नहीं चलता। चाहे आप सिंगापुर चल जाइए, कनाडा चल जाइए, यूरोप चल जाइए, कहीं 2 नंबर का रुपया नहीं। हमारा पैसा वहाँ पे जा रहा है और वो भी 1 नंबर के पैसे में लेते हैं। 1 मिनट में पता लग जाएगा कौन कौन यहाँ से पैसा लेकर गया। टेप बहुत लंबी हो जाएगी, चलो खैर। मेरा 9814055065 नंबर है। यदि अच्छी लगे, माड़ा बुरा अच्छा, कोई कमेंट दे देना, नहीं तो किसी को ये टेप खुद सुन लेना, दिमाग में सही मेरी बात दिमाग में आप में के आ जाए तो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना। यदि आप टेप भेजोगे जो खुदकुशी कर चुके हैं, शायद वो कुछ ना कुछ उनको कोई सुकून पहुंचे, या जो करने वाले हैं या जो इस चीज़ों से आज की डेट में दुखी हैं, शायद उनका कोई भला हो और वो शायद इकट्ठे होके अपने ही प्रधानमंत्री जी के पास जाना है, अपने ही राज्यसभा मेंबर, अपने ही लोकसभा मेंबर, अपने ही विधानसभा मेंबर, उनको जाके बोला जाए भी हम बहुत मजबूर हो गए हैं, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, थोड़ी सी हमको राहत दीजिए या कुछ टाइम दीजिए कि हम शायद आगे कोई तरक्की कर जाए, तो हमको घर से तो मत निकालिए। मेहरबानी, यदि आपको समझ आ गई हो मेरी बात की, आगे बेटे पहुंचा दे तो आपकी मेहरबानी। नहीं पहुंचाएगा होते तब भी मेहरबानी। मैं अपनी टेप बना के आप ही सुन लूँगा कि भी मैंने ये बोला था, पता नहीं सही बोला कि गलत बोला। ये मेरे अपने मन की सोच है, मेरे दिल की आवाज़ है। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं, वाकई बहुत दुखी है। मैं अपना, कहते ना, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। तो इसमें मैंने बहुत 8-10 महीने बहुत पैसा खर्च किया इसमें, काफ़ी। मैं इसमें पूरा काफ़ी कुछ जानना चाहता था, काफ़ी भी अभी भी बाकी है जानने के लिए, अभी भी बाकी है। बंदा सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। चलो आपकी मेहरबानी, आपने यदि सारी सुन ली हो बात, तो इतनी बात सुन ली हो, इतना टाइम अपना वेस्ट कर दिया हो मेरे ऊपर, तो थैंक यू आपका। आवाज़ मेरी पहुंचाइए अपने उन लोगों के पास जिनको आप वोट देते हो, या जिनके हाथ में ताकत है बदलने की, ज़रूर करिएगा। मेहरबानी। फिर मैं बोलूँगा 9814055065। कोई कमेंट हो तो मेहरबानी कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। थैंक यू।